हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स फैक्ट्री में। और यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पर हम परीक्षा अध्ययन, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छी फेवरेट बुक मानी जाती है, जिसमें बेटा लगभग 70 to 80% माना जाता है कि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। और आते भी हैं बेटा, हर साल आते हैं। उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सॉल्यूशन चैप्टर है अपना, चैप्टर नंबर 1। और इसका बेटा फर्स्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है यूट्यूब में, और उसमें हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। यहां पर अब मैं इसका सेकेंड पार्ट कवर कर रहा हूं, जिसमें हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो आपको बेटा 2 मार्क्स में या 1 मार्क में कभी कभी पूछे जा सकते हैं, उनको हम कवर करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर मुझे क्या कह रहा है, What is the effect of temperature on osmosis? ऑस्मोसिस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, इस बात के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो पहले हम समझते हैं। देखिए, आप केवल आंसर को याद करने के चक्कर मत रहिए। याद कितना करेंगे आप कितने ही पढ़ लें बेटा, सब कुछ याद नहीं कर पाएंगे। फिजिक्स याद करेंगे, केमिस्ट्री याद करेंगे, मैथ्स या बायो जो भी आपका सब्जेक्ट है वो याद करेंगे, कितना याद कर पाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि जब तक टॉपिक समझ में आ सके तो ज्यादा अच्छी बात है। समझने में क्या होता है, आधा काम अपना वैसे ही हो जाता है। बाकी अगर आप चाहते ये आंसर थोड़ा मन से भी लिख सके तो थोड़ी आपकी इंग्लिश ठीक ठाक होना चाहिए, है ना। इतना कि आपके पास वर्ड्स हों लिखने के लिए, और बाकी काम तो मैं यहां करा ही रहा हूं, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात तो आपको है ही नहीं। तो ये हमने एक कंटेनर लिया, इफेक्ट ऑफ ऑस्मोसिस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑस्मोसिस को समझने के लिए एक कंटेनर लिया, बीच में एसपीएम लगा दी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और ऑस्मोसिस क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं बेटा, पहले मैं उसी की बात कर रहा हूं, फिर आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। यहां पर हमने 2 सॉल्यूशन लिए। एक तरफ लिया बेटा हमने लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। क्या लिया बेटा हमने, एक तरफ लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, और दूसरी तरफ लिया हमने हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा मान लिया हमने लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है। वहीं दूसरी तरफ मेरा जो सॉल्यूशन है बच्चों, ये है हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है मतलब इसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। और जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो हमारा जो सॉल्यूट होता है वो कैसा होता है बेटा, नॉन वॉलेटाइल। इसमें सॉल्यूट भी है, लेकिन इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो थोड़ा कम है, यानी कि यहां पर सॉल्वेंट की अमाउंट कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। जबकि दूसरे सॉल्यूशन में जो कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अच्छा खासा ज्यादा सॉल्यूट है। तो यहां पर 2 सॉल्यूशन है मेरे पास। एक है हमारा लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, और दूसरा है हमारा क्या, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो पहले हम थोड़ी सी बात ऑस्मोसिस में कर लेते हैं, ताकि आपको ये प्रॉपर तरीके से बात मेरी समझ में आ सके। लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन और हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को मैंने एक एसपीएम यानी कि बच्चों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट किया, दोनों को सेपरेट किया। तो मैं देखूंगा ऐसा कि थोड़ी देर बाद सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। दिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये तो आप जानते हैं बेटा। अब बात हमसे पूछी जा रही कि इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा। तो हम सीधे बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ेगी तो फटाफट ऑस्मोसिस तेजी से होने लगेगा। एक बात तो ऐसे बेटा, ये एक लॉजिक हुआ। दूसरा लॉजिक देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है आपका पाई इज इक्वल टू CRT। पाई इज इक्वल टू CRT। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, पाई यानी कि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज होता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस। ऑस्मोटिक प्रेशर जितना ज्यादा होगा, ऑस्मोसिस उतनी तेजी से होगा। तो इसका जो आंसर आपको बोर्ड एग्जाम में लिख करके आना है, अब मैं उसकी बात करता हूं। क्या लिखना है ये तो समझने की बात थी,
हमने समझ लिया। लेकिन मुझे पता है बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये लग रहा होगा सर आप तो आंसर बताओ, ये सब दुनियादारी मत बताओ। लेकिन बेटा ये दुनियादारी समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर तो आप लिख ही लोगे। तो मैं यहां लिखूंगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेट ऑफ ऑस्मोसिस, रेट ऑफ ऑस्मोसिस मतलब बेटा स्पीड ऑफ ऑस्मोसिस भी आप लिख सकते हैं, इंक्रीजेस। क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी, है ना। अब यहाँ स्पेलिंग वगैरह बेटा आप जानते हैं, इंक्रीजिंग, इंक्रीजेस। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं ताकि हमारा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना बने। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेट ऑफ ऑस्मोसिस इंक्रीजेस बिकॉज, क्या रीजन होंगे बेटा वो हमें बताना है। तो पहला रीजन लिखूंगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस एंड दे मूव वेरी फास्ट। ठीक है, मतलब बेटा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब वो बहुत तेजी से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन भागेंगे। और दूसरा रीजन भी मैं यहां लिखना चाहूंगा, सेकेंड रीजन होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT, है ना। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि बेटा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। तो यहां लिख सकता हूं मैं दैट इज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। अब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा बेटा तो मैं क्या बोल सकता हूं, एनहेंस, क्या बढ़ेगा, स्पीड ऑफ ऑस्मोसिस या रेट ऑफ ऑस्मोसिस इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, इस तरह से बेटा ये आंसर हो जाएगा। अब ये 2-3 मार्क्स जितने में भी आता है आप देख लीजिए, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। मतलब देखिए यहां मार्क्स मैं आपको पहले ही बता दूं, आपका सब्जेक्ट साइंस है, आर्ट्स नहीं है बेटा, तो यहां मार्क्स पेज भरने से मिलेंगे ऐसा सोचना गलत है। हाँ ये है कि मार्क्स ज्यादा है तो हमें उस चीज को ज्यादा कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाना होगा, और अगर मार्क्स कम है तो हम डायरेक्ट मेन बातें लिख करके समझा सकते हैं। लेकिन ये है काम की बात करनी, आपको ये नहीं कि बेटा कहानी लिखे जा रहे हैं दुनिया भर की, अपनी रामायण लिखे जा रहे हैं, नहीं, उससे कोई फायदा नहीं। आपको पेज भरने से ज्यादा ध्यान देना होगा लॉजिक की तरफ, लॉजिक से आपको एक्चुअल मार्क्स मिलेंगे। ऐसे नहीं कि पेज भर दिए हमने खत्म काम, वैसा नहीं होगा बेटा। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, ऑन विच फैक्टर डू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स। तो ये बात बच्चों हम पहले वीडियो में भी कर चुके हैं, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप जानते ही हैं कि किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, उन्हें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो यहां पर सिंपल सा मेरा आंसर होगा द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज of a solution are depend
डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। तो ये बहुत छोटा सा प्रश्न है, लेकिन बेटा बिल्कुल आ सकता है ऐसा प्रश्न, अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, तो इसको आप बढ़िया से ध्यान रखें, आसान है। अगला क्वेश्चन मेरे सामने ये रहा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल नहीं बेटा, मैं न्यूमेरिकल का बच्चा बोलूंगा इसे, छोटा सा न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। एक्चुअल में थोड़ा यहाँ स्पेलिंग में मिस्टेक है बेटा, एस्पिरिन कर लेना आप, है ना। इसको एस्पिरिन फॉर्मूला दिया हुआ है C9H8O4 इन एसीटोनाइट्राइल CH3CN when 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन इज डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ एसीटोनाइट्राइल। तो यहां पर पहली बात तो मैं आपको बताऊं, न्यूमेरिकल अगर करना है ना, कई बच्चे सोच सकते हैं कि सर एस्पिरिन का फॉर्मूला दे दिया, लेकिन अगर कभी पेपर में नहीं दिया तो मैं आपको बताऊं फॉर्मूले का तो यहां कोई काम ही नहीं है। हाँ, अगर मोल वाली कैलकुलेशन होती तो मुझे फॉर्मूला लग सकता था, क्योंकि मुझे मोलर मास की जरूरत होती, लेकिन कई बार ऐसे कंपाउंड, अगर कोई ऐसे बेटा अनकॉमन कंपाउंड अगर होते हैं तो उनका फॉर्मूला ना दे करके डायरेक्ट मोलर मास वगैरह दे दिया जाता है, तो इसलिए आप ज्यादा टेंशन ना लें। दूसरी बात, न्यूमेरिकल करना है तो क्वेश्चन को 2 या 3 स्टेप में ब्रेक करें और आराम से एक एक स्टेप को पढ़ें, और उससे जो वैल्यू निकल रही है उसको बेटा एक्सट्रैक्शन को लिखते चलें, और फिर जो हमारा उस पर फॉर्मूला लग सकता है बस वो फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूले का खेल है न्यूमेरिकल, खास करके बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल तो इतने आसान होते हैं कि बहुत इजी होते हैं बेटा, आप देख सकते हैं, अभी मैं करके दिखा रहा हूं आपको। जैसे यहां बोल रहा है 6.5 ग्राम है ना ऑफ एस्पिरिन, तो यहां मैं लिखूंगा बेटा वेट ऑफ एस्पिरिन गिवन, है ना। पहले जो गिवन है हमेशा वो जरूर लिखें, होशियार ना बने बेटा, नहीं तो कई बच्चे क्या डायरेक्ट न्यूमेरिकल करते, वैसे भी बोर्ड एग्जाम में तो हर चीज एक्सप्लेन करना ही है हमें। तो वेट ऑफ एस्पिरिन कितना दिया हुआ है मुझे, एस्पिरिन का वेट दिया हुआ है 6.5 ग्राम, साथ में मुझे वेट ऑफ एसीटोनाइट्राइल CH3CN जो दिया हुआ है दिस इज 450 ग्राम, ठीक है। और मुझे बोला है बेटा मास परसेंट बताना है, मास परसेंट। तो मास परसेंट तो हमारे बच्चे निकाल सकते हैं, चाहे तो आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई करें और अपने आंसर को मैच कर लें। मास परसेंट इज इक्वल टू, देखिए मास परसेंट निकालना है हमें, तो मास परसेंट किसका निकालना है, जनरली सॉल्यूट का निकालते हैं, जो थोड़ा कम अमाउंट में रहता है उसका निकालते हैं। यहां क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ एस्पिरिन, तो क्योंकि यहां एस्पिरिन का मास परसेंट निकालना है, तो जिसका मास परसेंट निकालना है उसका मास, यानी कि एस्पिरिन का मास वेट अपॉन टोटल मास, टोटल मतलब एस्पिरिन का मास प्लस एसीटोनाइट्राइल का मास CH3CN का मास, और परसेंट है बच्चों तो आप 100 तो लगा ही दोगे मल्टीप्लाई में, बस वैल्यू पुट करो। ये दिया हुआ है 6.5 ग्राम अपॉन 6.5 प्लस 450 इंटू 100, और 6.5 इंटू 100 अपॉन 456.5। अब कैलकुलेशन पार्ट आप लोग करें बेटा अपने तरीके से, मैं भी अपने तरीके से कर रहा हूं, वही डिवाइड ही करूंगा, मेरा कोई नया तरीका थोड़ी। ये हो गया। अब इसके बाद ये हो जाएगा बच्चों क्या 130 और एक जीरो और ले लूंगा मैं अपॉन 193। अब डिवाइड कर दूंगा मैं, है ना, डिवाइड करूंगा, 200 होता बेटा तो 6 टाइम डिवाइड हो जाता है, तो ये भी 6 टाइम ही होगा। 6 टाइम में इसमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1152, 1152, 742 है ना, 1158 आएगा बेटा, 1158 जीरो लूंगा मैं, तो ये हो जाएगा लगभग फिर से 6 टाइम,
तो 6.6%। एक काम करता हूं मैं, कैलकुलेशन एरर ना हो, मैंने तो बेटा अप्रॉक्स में कर दिया इसको, लेकिन अपन एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। आप लोग बेटा डिवाइड करना, आप लोग कैलकुलेटर से ना करें, क्योंकि एग्जाम में आपके कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। और ये वैल्यू जो एग्जैक्ट आ रही है दैट इज 6.73%। ये आंसर आपको मिल जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल। अगर ऐसा न्यूमेरिकल आया तो आपको 2 मार्क्स तो बेटा दे करके जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन मेरे पास, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बताना है। तो देखिए, जब मेरे पास कोई सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट में मतलब एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट 2 टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा हो सकता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहा तो बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट ना तो अपने आयंस में ब्रेक होगा, मतलब ना तो उसमें डिसोसिएशन होगा, ना तो उसमें एसोसिएशन होगा, तो उसका मोलर मास जितना है वो तो उतना ही रहेगा, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी जितनी आनी चाहिए उतनी ही आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके पास सोच करके देखिए, सॉल्यूट रहा आपका इलेक्ट्रोलाइट। अगर सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट रहा बेटा, तो सॉल्यूट में या तो डिसोसिएशन होगा या तो एसोसिएशन होगा। अगर डिसोसिएशन हुआ तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे NaCl का एक मॉलिक्यूल आप लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो इट ब्रेक्स इनटू 2 आयंस Na+ एंड Cl-। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोसिएशन। डिसोसिएट होना मतलब बेटा आयंस में ब्रेक हो जाना। कभी कभी एसोसिएशन भी होता है। एसोसिएशन कैसे होता है, CH3COOH एसिटिक एसिड है आपके पास, इसके 2 मॉलिक्यूल इकट्ठे होते हैं और एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लेते हैं, डाइमर बनाते हैं बेटा ये अपना, तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएशन। डिसोसिएट होना मतलब सिंगल मॉलिक्यूल का ब्रेक होके 2 और मोर मॉलिक्यूल्स में, सॉरी आयंस में कन्वर्ट होना, और एसोसिएट होना मतलब 2 मॉलिक्यूल्स का कंबाइन होके सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म करना। अब आप सोच करके देखिए, अगर डिसोसिएशन हुआ बेटा, तो डिसोसिएशन हुआ मतलब मॉलिक्यूल टूटा और कुछ आयंस बने, मॉलिक्यूल टूटा और कुछ आयंस बने, आयन ज्यादा हुए बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हुआ, बढ़ गए। देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती, नेचर ऑफ पार्टिकल पर नहीं। मॉलिक्यूल है या आयन है, इससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं है, नंबर ज्यादा है या कम है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू NaCl के लिए जो आनी चाहिए थी, एक्चुअल में उतनी नहीं आएगी, आएगी उससे डबल। क्यों आएगी बेटा डबल, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल हो चुके हैं डबल, और नंबर ऑफ पार्टिकल हो चुके हैं डबल, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी डबल। ऐसे ही एसिटिक एसिड के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी नहीं आएगी जितनी आनी चाहिए, हमेशा इसकी वैल्यू इससे हाफ होगी बेटा। हाफ क्यों होगी, 2 पार्टिकल मिलके सिंगल पार्टिकल बना रहे हैं, मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल हाफ हो रहा है, इसीलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। अब यहां पर मुझे तो समझाना है एबनॉर्मल मोलर मास। देखिए, मैं केवल आपको लिखाने तक सीमित नहीं हूं, मैं हर टॉपिक बेटा समझा करके लिखा रहा हूं ताकि आपको सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आया, है ना। तो जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए तो बेटा मोलर मास के बारे में कमेंट क्या करूंगा मैं, मोलर मास देखिए, इसका जो मोलर मास था वो ज्यादा था, आयंस का मोलर मास कम है। अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हुआ तो मोलर मास भी जितना होना था उतना नहीं रहा। मोलर मास बेटा पहले ज्यादा था अब कम है, पहले कम था, सॉरी बेटा पहले कम था अब ज्यादा है। लेकिन मतलब कि जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की भी 2 वैल्यू आ जाती हैं और मोलर मास की भी 2 वैल्यू आ जाती है। मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास बोलिए, बात यहां एक ही है। तो अगर बेटा मैंने एसोसिएशन या डिसोसिएशन को कंसीडर नहीं किया तो उसे बोलूंगा मैं नॉर्मल कंडीशन, और अगर मैंने एसोसिएशन या डिसोसिएशन कंसीडर कर लिया तो उसे बोलूंगा बच्चों में क्या, एबनॉर्मल कंडीशन। यानी कि उस समय जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी वो होगी एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड उस समय जो
मोलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, वो होगा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। किस समय? जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है। तो अगर मुझसे पूछा गया व्हाट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, तो बड़े आसानी से मैं, अब देखिए आंसर जो लिखूंगा वो तो बहुत छोटा है, उसमें ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है, चीजें समझाने में टाइम लगता है बेटा। तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका? द मॉलिक्यूलर मास of solute, the molecular mass of solute by considering association or dissociation of solute in the solution। मतलब सॉल्यूशन में जब मैंने एसोसिएशन या डिसोसिएशन कंसीडर किया तो उस समय जो मॉलिक्यूलर मास आया उसे हम बोलेंगे क्या बच्चों? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो ये एक छोटा सा लेकिन अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखें बेटा, आ सकता है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है मेरे पास, अच्छा क्वेश्चन है अगेन। व्हाई डू गैसेज ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज द टेम्परेचर इज रेज्ड? मतलब बेटा टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है, ऐसा क्यों है? आंसर तो बहुत आसान है। कैसे? आप एग्जांपल लीजिए बेटा, एक कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल ले लीजिए, कोको कोला आप लीजिए। कोक आपने लिया बेटा, उसको आपने टेम्परेचर बढ़ाया, हीट किया, तो आप देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर डिसॉल्व थी वो तो बेटा बाहर निकलने लगेगी, जैसे ही आप उसके कैप को ओपन करेंगे वो बाहर भाग जाएगी। तो इससे क्या पता चल रहा है? या ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे मैं वाटर को हीट करता हूं तो उसमें जो गैसेस है वो बेटा बाहर भागती हैं। क्यों भागती हैं? क्योंकि जब मैं टेम्परेचर देता हूं तो उन गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण वो धीरे धीरे सॉल्यूशन में ऊपर की तरफ आते हैं बेटा। और जब काइनेटिक एनर्जी एक मैक्सिमम वैल्यू को पार कर जाती है तो वो अदर मॉलिक्यूल्स से अपना बॉन्ड ब्रेक करके बाहर भाग जाते हैं, इसीलिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो चलिए इसका आंसर भी हम देखते हैं। आंसर देखेंगे इसका क्या होगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द solubility of gas decreases because on increasing temperature the kinetic energy of gas molecules increases, due to which they tend to move upward. And after a certain value of kinetic energy, they escape from the surface of liquid। तो ये एक और अच्छा क्वेश्चन था और आंसर भी अपन ने बेटा लिख लिया है। आप भी इसे
नोट करते चले साथ में, है ना। अगर आपको चाहते हो बेटा इससे कुछ सीखने को मिले तो आप एक काम तो कर ही ले, नोट जरूर करें बेटा। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इफ नाइट्रोजन गैस N2 is passed in water at 293 Kelvin, then how many millimoles of N2 gas will be soluble in 1 liter water। तो देखिए अगेन न्यूमेरिकल करने का वही देसी तरीका मेरा, क्वेश्चन को मैं छोटे छोटे पार्ट में पढ़ूं। नाइट्रोजन गैस इज पास्ड इन वाटर एट टेम्परेचर दिया बेटा 293 केल्विन, देन हाउ मैनी मिलीमोल्स, मतलब मुझे बताने हैं नंबर ऑफ मिलीमोल्स, किसके बेटा, मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना। मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस कैलकुलेट करने हैं एंड 1 लीटर वाटर, वाटर का वॉल्यूम दिया है बेटा मुझे, वाटर का वॉल्यूम है मेरे पास 1 लीटर, और क्या है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज, partial pressure of nitrogen is 0.987 bar, 0.987 bar and KH की वैल्यू दे रखी बेटा 76.48 बार। ये हमारा क्वेश्चन में जो वैल्यूज है मैंने सब साइड में लिख दिया। देखिए अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि न्यूमेरिकल उतना कठिन नहीं है, बस ये मिल जाए मुझे, फिर फॉर्मूला तो हम सोच ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात, ये आपकी एनसीईआरटी का सवाल है ना, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। और एक और बेटा इसमें एरर मुझे लग रहा है, शायद है बेटा, हाँ इसमें बार नहीं, यहाँ पर KH की वैल्यू किलो बार में दी हुई है, KH की वैल्यू बेटा यहाँ पर किलो बार में दी गई है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसकी, जो कि क्या है, आपको 2019 में बेटा 2019 के एग्जाम में ये पूछा गया है। तो बिल्कुल ये सवाल या इस तरह का कोई और सवाल इस बार भी 2024 में आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं। पहली बात तो जैसे ही ये सवाल मुझसे पूछा गया ना, तो मेरे दिमाग में तुरंत एक बात तो आ गई बेटा। बात क्या आई मेरे दिमाग में? मेरे दिमाग में बात ये आई कि इसमें हेनरीज लॉ लगना चाहिए। हेनरीज लॉ क्यों? KH दिया हुआ है, गैस बेटा डिसॉल्व कर रहा है, किसी भी लिक्विड में गैस को डिसॉल्व किया, मतलब मेरे पास हेनरीज लॉ के अलावा तो कुछ है ही नहीं। हेनरीज लॉ क्या कहता है और वो मैं देखता हूं बेटा, हेनरीज लॉ क्या कहता है। तो हेनरीज लॉ का कहना है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये होता है आपका हेनरीज लॉ। चलिए वैल्यू फटाफट अपन पुट कर देते हैं और फिर देखिए टेम्परेचर गिवन, इसका तो कोई काम है नहीं मिलीमोल्स बताने। वॉल्यूम ऑफ वाटर काम पड़ेगा बेटा कहीं ना कहीं। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है 0 पॉइंट, कितना दिया हुआ है बच्चों? 0.987 और KH दिया हुआ है मुझे 76.48 बेटा किलो बार है, इसलिए इनटू 1000 कर दूंगा मैं ताकि ये बार में कन्वर्ट हो जाए। 1000 यानी कि 10 की पावर 3, चाहे तो आप 1000 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कैसे लिखूंगा मैं? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाऊंगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल अपॉन टोटल मोल। गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो गैस के मोल अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल मतलब बेटा वाटर के मोल और गैस के मोल, ठीक है। अब यहां पर बेटा इस तरह के हर सवाल में एक कंपलसरी कंडीशन आएगी। क्या आएगी? कि जब मैं वाटर में कोई गैस को डिसॉल्व करूंगा या किसी भी लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करूंगा, जनरली गैस की जो अमाउंट डिसॉल्व होती है बहुत कम होगी। तो क्योंकि मेरी डिसॉल्व गैस की अमाउंट बहुत कम है, यानी कि उसके मोल भी बहुत कम होंगे। तो गैस के मोल क्योंकि बेटा बहुत कम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो है दे आर वेरी वेरी लेस देन मोल्स ऑफ वाटर या मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जो भी है बेटा उसमें। तो इसीलिए यहां पर जो मोल्स ऑफ वाटर है प्लस मोल्स ऑफ गैस है, इसको ऑलमोस्ट मैं क्या लिख दूंगा? मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि गैस के मोल इतने कम है कि मैं वाटर में उसको ऐड करूं
या ना करूं, कोई खास फर्क यहां पर नहीं पड़ेगा, इसीलिए इतना काम हम कर लेंगे। चलिए अब मैथ्स है, सिंपल बेटा, फेवरेट सब्जेक्ट आपका। 0.987 इज इक्वल टू 76.48 इंटू 1000 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये तो मुझे बताने, मोल्स ऑफ वाटर। सर ये मोल्स ऑफ वाटर कहां से निकलेगा? निकलेगा बेटा, निकालेंगे। मोल्स के लिए क्या लगता है? गिवन मास बाय मोलर मास। क्या मेरे पास वाटर का मास है? नहीं है सर, वाटर का वॉल्यूम है 1 लीटर। लेकिन बेटा मुझे याद रखना पड़ेगा कि वाटर के केस में जितना उसका वॉल्यूम होता है उतना ही उसका वेट होता है। मतलब बेटा 1 ml वाटर का वेट 1 ग्राम होता है, 1 लीटर वाटर का वेट 1 kg होता है। तो इसीलिए 1 लीटर वाटर है, इसीलिए इसका मास हो गया 1 kg। 1 kg, देखिए वेट ऑफ वाटर क्या हो गया बेटा? 1 kg, या ग्राम में मैंने लिख सकता हूं इसको 1000 ग्राम, है ना, अपॉन मोलर मास 18। फिर से समझिए, वाटर का वॉल्यूम दिया था 1 लीटर, 1 लीटर वाटर का वेट होता है 1000 ग्राम, मतलब 1 kg। तो मोल चाहिए गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास इज 1000 ग्राम, 1 लीटर 1000 ml 1000 ग्राम अपॉन 18, तो ये वैल्यू आती बेटा 55.55। अब सॉल्व करना, मैथ से सिंपल। तो मेरे पास मोल्स ऑफ गैस क्या आ गया, ये सब इधर ले आते हैं बाकी का कचरा। 0.987 इंटू 55.55 अपॉन 76.48 इंटू 1000। अब इसको करते हैं बेटा सॉल्व। तो आप तो करिए कैलकुलेशन, मेरे पास है टाइम कम, वीडियो हमें बनाना है छोटा, इसीलिए मैं कैलकुलेटर का यूज यहां पर बिल्कुल बेटा आपको बता करके कर रहा हूं, और आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। 76.48 एंड डिवाइड बाय 1000, तो ये आ जाएगा बेटा 0.7 इंटू 10⁻³ मोल। ये आ गया बेटा नंबर ऑफ मोल। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि बेटा मुझसे मोल थोड़ी पूछा गया है, मुझसे तो पूछा गया मिलीमोल्स। तो मैं बोलूंगा मिलीमोल्स ऑफ गैस, मिलीमोल्स ऑफ गैस मतलब कौन सी गैस बेटा? नाइट्रोजन, इज इक्वल टू, मोल है मिलीमोल में करना है, इंटू 1000 कर दो बेटा, तो 10⁻³ मोल थे, इंटू 1000 कर दिया तो मिलीमोल आ गए, और ये आ गया सीधा सीधा 0.7 मिलीमोल्स। तो अच्छा क्वेश्चन था बेटा, छोटा जरूर था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। आप इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें बेटा, प्रैक्टिस से बनेंगे ये न्यूमेरिकल्स। डायरेक्ट आप सोचें कि मैं तो कर लूंगा, ऐसा खेल नहीं है बेटा, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। फिर मेरे पास एक और सवाल बेटा आपके लिए, ये रहा हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर। देखते हैं क्या ही करना है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर, KH दिया है बेटा, KH मुझे कितना दिया है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। एट टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन, ठीक है। एंड कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, मतलब बेटा वेट ऑफ CO2 बताना है अपने को, है ना। क्वांटिटी ऑफ CO2 मतलब उसकी अमाउंट, यानी कि बेटा उसका वेट। इन इज, ये हटा देना बेटा, इन है ये, इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, मतलब वाटर का वॉल्यूम दिया है इस बार मुझे 500 ml। बहुत हद तक बेटा सेम क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो ये। पैक्ड अंडर 2.5 प्रेशर CO2 का दिया है बेटा 2.5 atm, 2.5 atm CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। अगेन इंपॉर्टेंट बात, 2019 में बोर्ड एग्जाम में, ये MP बोर्ड में आ चुका है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ध्यान से समझें। कैसे इस सवाल को करेंगे अपन, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखें। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब जब मेरे सामने क्या होगा बेटा, जब जब मेरे सामने KH वगैरह, टेम्परेचर और प्रेशर ये सब दिया होगा, KH देख के ही वैसे मैं समझ जाता हूं कि हेनरीज लॉ लगने वाला है।
या प्रेशर मतलब कोई गैस को बेटा लिक्विड में डिसॉल्व किया तो हेनरीज लॉ लगने वाला है। तो इसको अपन करते हैं कंटिन्यू, देखते हैं कि कैसे इसे हमें सॉल्व, तो देखेंगे बेटा कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले यहां पर क्या किया जाए, KH दिया है, फॉर्मूला लगाया जाए। हेनरीज लॉ क्या कहता है बेटा, हेनरीज लॉ कहता है कि प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अभी अभी ये फॉर्मूला मैंने लगाया हूं, है ना। अब इसमें मुझे जो वैल्यूज गिवन है उसमें एक बात दिखी बेटा मुझे, यहां पर प्रेशर की यूनिट है ATM जबकि यहां KH की यूनिट है पास्कल। अब दोनों की यूनिट होनी चाहिए सेम, और क्योंकि प्रेशर की यूनिट SI यूनिट तो पास्कल है तो मैं ATM को पास्कल में कन्वर्ट कर ले रहा हूं। 2.5 इंटू देखिए 1 ATM में अगर पास्कल में बदलते हैं तो 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। तो इसका इंटू कर दूंगा बेटा 1.01325, तो बेटा 1.01 लिख सकता हूं मैं अप्रॉक्स, या 1.013 लिख दे रहा हूं, है ना अप्रॉक्स में। तो वैसे बेटा अगर मेरे पास MCQ के फॉर्म में क्वेश्चन होता मैं 1 लेके भी करता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ऑप्शन जो नियरेस्ट दिखता मैं वो आंसर लिख देता, लेकिन क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो हमें पूरा सॉल्व करना है इसीलिए मुझे पूरा काम ये करना होगा। मल्टीप्लाई कर लें, क्या कर लेते हैं, ये हो जाएगा 75 बच गया 73325, मतलब बेटा ये आ गया कितना अपने पास 2.5325 इंटू 10⁵5 पास्कल। अब ये वैल्यू पुट करना है और कुछ बहुत बड़ा काम बेटा इसमें लग नहीं रहा मुझे, तो सबसे पहले मैं KH की वैल्यू रख देता हूं। क्या है, KH है मेरे पास, प्रेशर ऑफ गैस कितना आ गया 2.5325 इंटू 10⁵5, और KH 1.67 इंटू 10⁸8। फिर इसके बाद बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कैसे निकालूंगा, मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल्स मतलब गैस के मोल्स प्लस वाटर के मोल्स। अगेन फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन का आप जानते हो, जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए उसके मोल अपॉन टोटल मोल। अब यहां क्या कर रहा हूं मैं 2.5325 इंटू 10⁵5 इज इक्वल टू 1. एक काम करूं ना, क्यों स्टेप बढ़ा रहा हूं मैं, इसको अपॉन में ले आऊं यहां 1.67 इंटू 10⁸8 मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ वाटर। मैंने अभी अभी बताया था बेटा कि मोल्स ऑफ गैस हमेशा आपको बहुत 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 कम मिलेंगे मोल्स ऑफ वाटर से, यानी कि मोल्स ऑफ वाटर में मैं जब मोल्स ऑफ गैस को ऐड करूंगा तो ये ऑलमोस्ट इक्वल आएगा मोल्स ऑफ वाटर के। मोल्स ऑफ गैस को यहां पर नेग्लिजिबल ले लिया मैंने, तो मोल्स ऑफ वाटर के इक्वल आएगा, है ना। अब करते हैं, लास्ट में करेंगे कैलकुलेशन, ना हमेशा आप लोग भी लास्ट में किया करो, हो सकता है बहुत सारी चीजें वैसे ही कैंसिल हो जाए। 5 पावर यहां कैंसिल, पावर कितनी बची 3, तो 1 पॉइंट यहां से 10 हटा देता हूं मैं, 1.67 इंटू 10⁵3 मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर क्या होगा बेटा, गिवन मास बाय मोलर मास। इस बार मेरे पास मोल्स ऑफ वाटर निकालना है मुझे, गिवन मास बाय मोलर मास। वाटर दिया है मुझे कितना 500 ml, तो इसका गिवन मास कितना हुआ 500 ग्राम। ये मैं बता चुका हूं आपको कि वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml वाटर का वेट होता है बेटा 1 ग्राम, तो 500 ml का वेट होगा 500 ग्राम। मोल निकालना है, मास अपॉन मोलर मास 18, तो ये हो जाएगा 500 अपॉन 18, या इसको कैंसिल करते हैं अपन 2 से कर लेंगे पहले 9 टाइम 250, और फिर करेंगे बेटा डायरेक्ट 9 से करिए, 9 दूनी 18 बच गया कितना 7 70, 9 7 63 बच गया 7 70, ये आ जाएगा 27.77 27.77। तो यहां से मोल्स ऑफ गैस मेरे पास आता है, कितना आएगा बच्चों, कैलकुलेशन अब आप लोग अपने हिसाब से करिए, है ना, फटाफट मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, क्या आंसर आता है देख लीजिए। 27.77 अपॉन 1.67 इंटू 10⁵3,
तो इसको थोड़ा सा मैं कर लेता हूं क्या, कैलकुलेटर का यूज। यहां पर अपन बेटा टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर, अदरवाइज ये कैलकुलेशन मैं भी कर ही सकता हूं, इतना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। आपको लग रहा होगा कि यार सर तो ऐसे मतलब खुद कैलकुलेटर से कर रहे हैं और हमें बोल रहे हैं कि आप लोग खुद से बिना कैलकुलेटर के करिए, तो ऐसा कोई बहुत कठिन काम नहीं, लेकिन मुझे टाइम बचाना है आपका, कम टाइम में मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। तो बेटा यहाँ मोल्स ऑफ गैस जो आया दैट इज 42.11 इंटू 10⁻³ ये आ गया मोल। लेकिन मेरा काम मोल थे थोड़ी, वेट पूछा है, वेट मोल इज इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास कितना हो गया बेटा यहां पर निकालना है मुझे, गिवन नहीं है एक्चुअल में, मास अपॉन मोलर मास, CO2 गैस है, मोलर मास होगा 44 इज इक्वल टू 0. ये अभी वैसे ही लिखा रहने देता हूं मैं, 42.11 इंटू 10⁻³ अब मल्टीप्लाई में ले जा ले इसको हम, तो वेट आ गया कितना 42.11 इंटू 44 इंटू 10⁻³ अगेन कैलकुलेटर का यूज मुझे करना ही पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 42.11 इंटू 44, तो ये वैल्यू आती है बेटा मेरे पास 1852.84 इंटू 10⁻³ फाइनल आंसर जो आएगा आपका वो आ जाएगा 1.85284 ग्राम। अब मुझे भी पता है, आप समझ गए होंगे इतने सारे डिजिट की तो कोई जरूरत है नहीं, तो आप इतना कुछ भी लिख देंगे बेटा 2 डिजिट तक, तो भी आपका आंसर सही रहेगा। तो एक और अच्छा क्वेश्चन था, टाइम लगा थोड़ा सा, लेकिन आई होप आपको बेटा समझ में आ गया होगा। अब एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, अब बहुत अच्छा क्यों बोल रहा हूं मैं, आप लोग शायद देख करके समझ गए होंगे। बहुत अच्छा इसीलिए है ये क्योंकि ये लगातार बेटा 2 साल में, लगातार तो नहीं 2 बार पूछा जा चुका है, 2020 और 2022 के एग्जाम में। और क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ के मत आना बेटा, नहीं तो कोई मजा नहीं आएगा फिर। द मोलैलिटी ऑफ वाटर बताना है, चलिए बता देंगे प्योर वाटर की मोलैलिटी। तो जब जब बेटा मुझे मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर या प्योर वाटर के बारे में कुछ भी करना होगा, तो मैं यहां यूज करूंगा डेंसिटी ऑफ वाटर को, डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि होती है बेटा 1 ग्राम पर ml, यानी कि 1 ml वाटर का वजन होता है 1 ग्राम, 1 ml वाटर का वेट होता है 1 ग्राम। अब एक बात आती है कि जब मेरे पास प्योर वाटर है तो कौन यहां सॉल्यूट है, कौन यहां सॉल्वेंट है, क्या सॉल्यूशन है। तो बेटा प्योर वाटर मतलब सॉल्यूट कौन है, वाटर, सॉल्वेंट कौन है, वाटर, सॉल्यूशन कौन है, वाटर। मतलब मुझसे कुछ भी पूछेगा तो मैं बोलूंगा वाटर। चलिए देखते हैं मुझे क्या पूछा गया था बेटा इसमें, मोलैरिटी या मोलैलिटी, नहीं नहीं बेटा मोलैलिटी पूछी गई थी। मोलैलिटी का फॉर्मूला हमें याद है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब क्योंकि जनरली ये केजी में मिलता है, तो केजी में मिलेगा तो हम क्या कर देंगे बेटा, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 1000 कर देंगे, ठीक है। अब मतलब ये केजी में होना चाहिए, अगर ग्राम में रहेगा तो इनटू 1000 करेंगे ताकि केजी में कन्वर्ट हो जाए, है ना। तो अब देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन, वाटर, वाटर के मोल चाहिए बेटा, निकालेंगे ना अपन, क्यों चिंता कर रहे हैं आप लोग, व्हाई आर यू फेयर व्हेन आई एम हियर। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स कैसे निकालेंगे बेटा, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास वाटर का गिवन मास कितना बेटा 1 ग्राम अपॉन मोलर मास 18 ग्राम। तो यहां से मोल आता है 1/18 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वाटर का वेट कितना है बेटा 1 ग्राम, अगेन 1 रखा, ग्राम है इसीलिए इंटू क्या कर दूंगा बच्चों में 1000, और ये आ जाएगा आपका 1000 अपॉन 18 एंड दिस वैल्यू विल बी 55.55 मोलल, या बच्चों मोलल की जगह मोल पर केजी भी आप लिख ही सकते हैं। And this is the molality of pure water, and this question is very 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 important for your boards. So now we are
गोइंग विथ अनदर क्वेश्चन, बट दिस इज शॉर्ट आंसर टाइप। तो बेटा यहां पर हमने वेरी शॉर्ट आंसर सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब एक बार इनको आप अच्छे से नोट करिए, अच्छे से पढ़िए। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है कि सर ये चैप्टर पहले बना दीजिए, ये बाद में कर देंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपके हिसाब से बेटा जरूर डिजाइन करूंगा अपने कंटेंट को। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।